हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन आखिर क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत होती है, इस रेप्लिकेशन के समय कौन कौन से एंजाइम्स और प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, रेप्लिकेशन की टाइप्स क्या हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, सर्कुलर डीएनए में, लीनियर डीएनए में किस प्रकार रेप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेप्लिकेशन क्या है। जैसे कि सबको पता होता है कि जब एक सेल डिवाइड होती है तो सेल ही डिवाइड नहीं होती, बाकी उसके ऑर्गेनल्स भी डिवाइड होते हैं, उनका भी एक डुप्लीकेशन होता है। सपोज कि जब एक पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बन रही हैं तो वो डॉटर सेल जो होती हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह हूबहू होती हैं, उनमें वही सारे ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। और यह तभी पॉसिबल है जब उन ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हो। तो इसी प्रकार से डीएनए का भी डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स टू मेक ए कॉपीज ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन हैवेंस व्हेन न्यू सेल्स नीडेड टू मेट, यानी कि जब नई सेल माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन द्वारा नई सेल्स बनती हैं तो जो नए डीएनए की आवश्यकता होती है तो डीएनए अपनी कॉपी करना स्टार्ट कर देता है, अपना डुप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देता है। इसको ही डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो इस प्रकार हम जानेंगे डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ने से पहले अब हम इसके रेप्लिकेशन में काम आने वाले एंजाइम्स और प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। देखिएगा डीएनए रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। स्लाइड में दिखाया गया है पेरेंटल डीएनए है। पेरेंटल डीएनए से नए डीएनए स्ट्रैंड बन रहे हैं, टेम्परेट मानते डॉटर स्ट्रैंड बन रहे हैं। तो ये जो डुप्लीकेशन है वही डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए की रेप्लिकेशन को कंट्रोल करने के लिए या डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यूकैरियोटिक प्रोकार्योट्स में तथा डीऑक्सीराइबोज वायरस में कुछ प्रोटीन्स व एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है, जो ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे डीएनए, अगर हम इस स्लाइड में देखें तो डीएनए ए प्रोटीन चाहिए जिसका मॉलिक्यूलर वेट 50,000 होता है, 1 यूनिट पर 7 यूनिट होती है इसकी। और इसका जो फंक्शन होता है रिकॉग्नाइज और ई सीक्वेंस। ऐसे ही डीएनए बी प्रोटीन या डीएनए हेलिकेज जिसका मॉलिक्यूलर वेट 3 लाख होता है, 6 यूनिट पाई जाती हैं। और ये अनवाइंडिंग या डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ओपनिंग के लिए काम आता है, ऐसे इसे डीएनए हेलिकेज भी कहते हैं। डीएनए सी प्रोटीन 29,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, 1 सब यूनिट पाई जाती है। और ये क्या करते हैं, असिस्ट डीएनए बी 2.8 और ई साइट। डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं जो नए डीएनए की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डीएनए जी प्रोटीन जिसे डीएनए प्राइमर्स कहते हैं, 60,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है, 1 सब यूनिट पाई जाती है। और ये आरएनए प्राइमर के लिए की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जिसे एसएसबी प्रोटीन कहते हैं, 75,600 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, 4 सब यूनिट पाई जाती हैं। और इसका काम क्या होता है, बाइंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए गाइडेज या डीएनए टॉपोआइसोमेरेज, 4 लाख इसका मॉलिक्यूलर वेट, 4 सब यूनिट पाई जाती हैं। और इसका फंक्शन होता है लाइफ ट्रांजिशनल स्ट्रेन जनरेटेड बाय अनवाइंडिंग। तो इस प्रकार से ये जो एंजाइम की सीरीज है वो हमें अलग अलग करके एक एक करके पढ़नी होगी रेप्लिकेशन से पहले। देखिएगा सबसे पहले हम पढ़ते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज was discovered in
1959 by Arthur Kornberg, who received Nobel Prize in Physiology and Medicine in 1959. DNA पॉलीमरेज इज कंसिडर्ड एज कॉन्वर्ट एंजाइम, इसलिए इसको कॉन्वर्ट एंजाइम ही कहते हैं। डीएनए जो पॉलीमरेज फर्स्ट है उसकी डिस्कवरी के आधार पर इसको कॉन्वर्ट एंजाइम भी कहा जाता है। और इसके भी फंक्शन की बात करें तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूफ रीडिंग एंड फिलिंग द गैप्स, रिपेयरिंग ऑफ डीएनए डैमेजेस। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है इस एंजाइम को हम एडिटिंग एंजाइम भी कह सकते हैं कि एक्चुअल में यह एंजाइम डीएनए में होने वाले कुछ छोटे छोटे डैमेजेस को रिपेयर करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ रेप्लिकेशन के समय कोई एरर जैसे किसी गलत न्यूक्लियोटाइड का जुड़ना हो, जुड़ जाने पे भी करेक्ट करना भी इसी का कार्य है। यह एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस की तरह कार्य करता है। आरएनए प्राइमर को देखिए, हम देखें यदि ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट दिखाया गया है, आरएनए प्राइमर को डीएनए से अलग करता है तथा गैप को भी भरता है, इसलिए इसे मेन डीएनए रिपेयर एंजाइम भी कहा जाता है। और इसकी खोज कॉर्नवर्ग ने की थी, इसलिए इसको कॉर्नवर्ग एंजाइम भी नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज सेकंड तथा थर्ड की, क्योंकि ये एंजाइम भी बाद में आइडेंटिफाई किए गए। लेटर डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड पॉलीमरेज थर्ड वर आइडेंटिफाइड। ऑल ऑफ देम पोजेस द फॉलोइंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इनकी हम एक्टिविटी क्या बात करें तो पहली एक्टिविटी इनकी क्या है, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी करना, और दूसरा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करना। तो मतलब ये एंजाइम जो होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में कम एक्टिव तो होते हैं तथा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट तथा सेकंड की प्रेजेंस में ये रिपेयरिंग का काम भी करने लगता है जो सेकंड होता है। और यदि हम थर्ड की बात करें, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करें हम, तो यह डीएनए रेप्लिकेशन का मुख्य एंजाइम होता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसकी खोज डेल्यूसिया तथा कैरेंस ने की थी। इस एंजाइम द्वारा बड़ी चेन्स का निर्माण होता है और इसे रेप्लिकेज भी कहा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जो 7 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। इस एंजाइम का जो मेन फंक्शन होता है वो डीएनए की सिंथेसिस होता है। मेन फंक्शन डीएनए की सिंथेसिस। इस प्रकार हमने देखा कि डीएनए पॉलीमरेज, तीनों प्रकार के पॉलीमरेज के फंक्शन और खोज की हमने बात की। अगला जो रिक्वायरमेंट है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, हम देखते हैं न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस तीनों प्रकार के होते हैं कि जैसे बताया कि अभी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 7 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। हम इसके स्ट्रक्चर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा, ये अल्फा जो 5 to 3' डायरेक्शन में एक्टिविटी करता है, पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी करता है। सिग्मा है जो 3 to 5 डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है एंड प्ले ए की रोल टू एंश्योर द रेप्लिकेशन फाइडेलिटी। और जो सिग्मा होता है मेंटेन हेटेरोडाइमर स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से हम एक नज़र डाल सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के स्ट्रक्चर पर। एंजाइम हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियस एंजाइम। इस ग्रुप के एंजाइम न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलाइसिस करके उन्हें न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित कर देते हैं। डीएनए न्यूक्लियेजेस निम्न 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक एंडोन्यूक्लियस होता है। तो एक्सोन्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, इस टाइप के एंजाइम डीएनए अणु को किसी एंड पर कट कर सकते हैं या बीच में से किसी पीस को काट कर बाहर निकाल देते हैं, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। तो जो एक्सोन्यूक्लियस का एक्टिविटी है 5 to 3 डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर देते हैं, प्राइमर को रिमूव कर देते हैं, म्यूटेटेड सेगमेंट को निकाल सकते हैं। और 3 to 5 डायरेक्शन में ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करते हैं, एक्साइज मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड्स, जो मिसमैच न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको भी बाहर निकाल देते हैं।
इसलिए इनको मॉलिक्यूलर सीजर कह सकते हैं। अब है अगला टाइप इसका हो सकता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? इस ग्रुप के एंजाइम्स डीएनए मॉलिक्यूल के एंड्स को छोड़कर कहीं भी कट कर सकते हैं। एंडोन्यूक्लियस केवल एंड को छोड़ के कहीं भी अन्य कट करने वाले जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो एंडोन्यूक्लियस कहलाते हैं। नेक्स्ट एंजाइम है आरएनए प्राइमेज, आरएनए पॉलीमरेज बोल सकते हैं। रेप्लिकेशन के समय पेरेंटल डीएनए के लैगिंग स्ट्रैंड पर बनने वाले ऑक्सीजन फ्रेगमेंट के बाद जो आरएनए प्राइमर्स बनते हैं, इनकी सिंथेसिस के लिए जो आवश्यक एंजाइम हैं वो है आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए प्राइमेज, ऑल्सो कॉल्ड डीएनए जी, इसको डीएनए जी भी कहते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्राइमेज इज एबल टू सिंथेसाइज प्राइमर्स यूजिंग फ्री एनटीपीएस एज द सबस्ट्रेट एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज द टेम्पलेट। और जो प्राइमर्स होते हैं वो किन्हें कहते हैं? प्राइमर्स के बारे में हम जानेंगे। जब बताया था कि आरएनए प्राइमर्स की सिंथेसिस के लिए आरएनए प्राइमेज जो एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल है। तो प्राइमर्स किसे बोलेंगे? प्राइमर्स आर शॉर्ट RNA फ्रेगमेंट ऑफ ए सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। जो रेप्लिकेशन के समय आरएनए प्राइमर्स की भी सिंथेसिस होती है ऑक्सीजन के फ्रेगमेंट्स के बाद। तो इस प्रकार हमने आज डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होने वाले कुछ एंजाइम्स के बारे में जाना। पॉलीमरेज के बारे में हमने बात की, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड थर्ड, पॉलीमरेज थर्ड का स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियस एंजाइम के बारे में जाना, और आरएनए प्राइमेज एंजाइम के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।